नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2023 में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है में आप सभी लोग बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। पहला क्वेश्चन है, आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या है? कमेंट करके आप सभी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने के पहले इसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि भूकंप का परिमाण मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में रिक्टर स्केल विकसित किया। भूगर्भशास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई एवं प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कलमकारी। कलमकारी कला के रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित कला है। यह चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक की सहायता से बनाई जाती है। यह कला मुख्यतः भारत और ईरान में प्रचलित है। भारत में कलमकारी के मुख्यतः 2 रूप विकसित हुए हैं। प्रथम मछलीपट्टनम कलमकारी एवं द्वितीय श्री कला हस्त कलमकारी आंध्र प्रदेश। मधुबनी चित्रकला बिहार में प्रसिद्ध है। वर्ली कला महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है और फुलवारी कला पंजाब क्षेत्र और हरियाणा में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा रोटी, दाल, राजमा और आलू पराठा। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से है। हरियाणा राज्य के लोगों का मुख्य भोजन रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा है। मीठी और नमकीन दोनों तरह की लस्सी भी हरियाणा में प्रचलित है। नीरज चोपड़ा एक भारतीय एथलीट हैं जो ट्रैक एंड फील्ड के जेवलिन थ्रो नामक गेम से जुड़े हुए हैं। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वो इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वो क्या कर रही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा पुनः प्रयोग में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वनस्पति पौधों के अंश द्वारा उपजता है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आलू, गुलाब और गन्ना। आलू, गुलाब और गन्ना पौधों को यह समूह वनस्पति पौधों के अंश द्वारा उपजता है। आलू एक तना रूपी फसल है। गुलाब एक बहुवर्षीय झाड़ीदार कटीली पुष्पीय पौधा है। गन्ना एक नकदी फसल है। इन सभी पौधों की गांठों में कलियां होती हैं जो नए पौधों का जन्म देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन के करिए
जिन्हें पौधों के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। आप सभी बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। आप तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, गन्ना, आलू, अदरक, कमल और ठंडल। गन्ना, आलू, अदरक और कमल ठंडल पौधों के तने से प्राप्त होने वाली फसल है। हालांकि गन्ना एक नकदी फसल भी है। आलू, अदरक और गन्ना संशोधित तनों के कायिक प्रवर्धन से प्राप्त होने वाली फसल है। इन सभी की गांठों में कलियां होती हैं जो नए पौधों को जन्म देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये बी के अभिभावक यानी माता पिता हैं और बी सी के पिता हैं। डी बी की पत्नी है। ये और डी के बीच क्या संबंध है। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके ब्लड रिलेशन का ये प्रश्न है, इसको आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में किसका फैलाव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पशुओं द्वारा होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आम। आम का फैलाव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है। आम का बीज जानवरों के फर पर पकड़ते हैं और अपने मूल पौधों से दूर विभिन्न स्थानों पर ले जाए जाते हैं। खजूर, समुद्री अंगूर, आम और टमाटर ऐसे पौधों के कुछ उदाहरण हैं जिनके बीज जानवरों द्वारा बिखरे हुए होते हैं। हवा द्वारा बीज का फैलाव उन पौधों में देखा जाता है जिनमें बहुत हल्के बीज होते हैं। आर्किड के पौधों के बीज, सिंहपर्णी श्वान के पौधे, कपास, आक यानी कि मदार के पेड़ के बीज हवा में फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चिड़िया के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे के से समानता रखती हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, उल्लू, बाज और चील। उल्लू, बाज, चील ये सभी पक्षी जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखते हैं, ये तीनों मांसभक्षी चिड़िया के अंतर्गत आते हैं। चील, उल्लू, बाज, मोर ये पक्षी चूहों, सांपों, छिपकलियों और छोटी छोटी चिड़ियों को खाते हैं, जबकि तोता फल खाता है और कबूतर मुख्यतया मक्का, बाजरा, फल, रोटी तथा बीज खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए गए फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित प्रमुख त्योहार एवं राज्य निम्नलिखित हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग अच्छे से कंठस्थ कर लेना। बिहू, बिहू कहाँ पे मनाया जाता है, बिहू असम में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे। बताइए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं तो आप स्थलों के प्रमुख महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी का चयन करेंगे। महाबलेश्वर भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थित है। ये पश्चिमी घाट के रमणीय वातावरण से घिरा एक हिल स्टेशन व पर्यटन का केंद्र भी है। मन्नार की बात करें, यह केरल राज्य में इडुक्की जिले में स्थित है।
ऊटी यह पश्चिमी घाट पर तमिलनाडु राज्य में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। नोट में थोड़ा क्या है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इसको आप सभी लोग अच्छे से रीड कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा या युग्म सही है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा करेला बेल लता। करेला यह लता बेल के अंतर्गत आता है। दिए गए अन्य विकल्प असंगत हैं। गुलाब वृक्ष नहीं, यह एक झाड़ी के अंतर्गत आता है। मटर, खीरा, करेला आरोही लता के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? आपको बताना जानवर में गाय, भैंस, भेड़ और का सबसे निकटतम कौन सा हो जाएगा? मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी इसका आंसर मनुष्य नहीं होगा, इसका आंसर बकरी होगा, गोट। यानी गाय भी दूध देते हैं, भैंस भी दूध देती है, भेड़ भी दूध देती है और बकरी भी दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? आपको ये बताना है, ये जो चारों ऑप्शन हैं इसमें से वो कौन सी विशेषता है जो साइबेरियन सारस की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वो अपने आवासों से अलग से अकेले रहते हैं। यही ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ये उसकी विशेषता नहीं है। साइबेरियन सारस अपने आवासों से अलग से अकेले रहते हैं, यह साइबेरियन सारस की विशेषता नहीं है। साइबेरियन सारस शीत जलवायु में प्रवास करते हैं, वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं और वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी संख्या बहुत कम हो रही है। ये तीनों साइबेरियन सारस की विशेषता हैं। साइबेरियन क्रेन एक लुप्तप्राय प्रवासी पक्षी है। इसकी आबादी पश्चिमी एवं पूर्वी रूस में आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में मिलती है। साइबेरियन सारस राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं। इसे 1971 में संरक्षित अभयारण्य घोषित किया गया था। कुछ इम्पोर्टेंट अभयारण्य हैं। हेमिस नेशनल पार्क भारत में सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय उद्यान है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बर्फीली तेंदुओं के लिए। ये कहाँ पे है? हेमिस नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये असम में है। केवलादेव पक्षी अभयारण्य है, ये भरतपुर यानी कि राजस्थान में है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य, ये पक्षी के लिए बिहार के लिए है, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। सुल्तानपुर अभयारण्य ये एक पक्षी विहार है और ये कहाँ पे है? गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग आपको बताना है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? अवलोकन का या जांच सूची का या लिखित प्रश्न का या नियतकार का? आप सब लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। इसका उपयोग किसी भी स्थित विचार या वस्तु के छात्रों के दृष्टिकोण को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, किस्से और कहानियाँ। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से कहानियाँ हैं। किस्से कहानियाँ सुनाने से बच्चों में शिक्षण के प्रति रुचि जागृत होती है। ईवीएस में कहानियों और कविताओं से बच्चों को अपने साथियों से जुड़ने में मदद मिलती है, क्योंकि कहानियाँ और कविताएं छात्रों को उत्साहित करती हैं और उन्हें अपने मित्रों के साथ संवाद करने में मदद करती हैं। यह बच्चों को एक प्रासंगिक अधिगम का माहौल प्रदान करने में सहायता करता है, जिससे वे
मस्ती करती हुई सार्थक रूप से सीख सकते हैं। एनसीएफ 2005 भी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति की स्वीकृति प्रदान करता है। इसके अनुसार शिक्षा बालक की रुचि को ध्यान में रखकर प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पति और जीवों के बारे में पढ़ाया, फिर वो उन्हें राष्ट्रीय उद्यान ले गईं। इस शिक्षण विधि से उनके छात्रों को मदद मिलेगी। बताइए क्या मिलेगी? अब ऑप्शन शो कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन है मौज मस्ती करने और बाहरी यात्रा पर दोस्तों के साथ आनंद लेने में। सेकंड ऑप्शन है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। थर्ड ऑप्शन है कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में। और फोर्थ ऑप्शन है पर्यावरणीय शिक्षण के कौशल विकास करने में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कक्षा अधिगम जो पढ़ाया गया कक्षा में था उसको वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा हमारे देश में संस्कृति की विविधता में बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर डिस्कस करते हैं। रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे देश में सांस्कृतिक की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। कुछ इम्पोर्टेंट राज्य दिए हैं और उसके प्रमुख भोजन। राजस्थान में केर संगरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में इडली, वड़ा, डोसा और सांभर। असम की बात करें तो असम में चावल, बांस के अंकुर और पाई की पेला। केरल की बात करें तो केरल में टेपकुआ और नारियल। गोवा की बात करें तो नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई गई मछली। बिहार की बात करें तो बिहार में लिट्टी चोखा। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में छोले भटूरे और कुलचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? आपसे इसका आंसर बताइए, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा निरंकुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ईबीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड मेथड, यानी कि एकीकृत विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है। शिक्षण अधिगम निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, ये हो जाएगा। संसाधनों की उपलब्धता पर, यह भी हो जाएगा। विद्यालय दर्शन पर, ये नहीं होगा। और बच्चों की ज़रूरतों पर, यानी कि
ये बी और डी, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ये बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, लोकल रिसोर्सेस, स्थानीय संसाधन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी स्थानीय संसाधन का होना आवश्यक है। स्थानीय संसाधन के उपयोग से छात्र के मस्तिष्क में पर्यावरण के प्रति एक प्रतीकात्मक बिंब का निर्माण होता है, जिससे छात्र को अध्ययन के समय समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ईवीएस शिक्षण के लिए प्रभावी संसाधन निम्न हैं। कौन कौन से संसाधन हैं? स्थानीय संसाधनों का उपयोग, कक्षा के बाहर को अधिगम से जोड़ना, वास्तविक जीवन की घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एनसीईआरटी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है, यह इसलिए क्योंकि? किसके लिए है ये, आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चे में विकसित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, टीचिंग फॉर लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने की प्रवृत्ति। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में करके सीखने की प्रवृत्ति बच्चों में विकसित होती है। इस विधि से बच्चों में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। बच्चों के अंदर मौलिक चिंतन तथा सृजनात्मकता चिंतन का भी विकास होता है। जब छात्र द्वारा किसी कार्य को करके सीखा जाता है तो वो मानसिक एवं शारीरिक रूप से क्रियाशील होता है। इससे उसके द्वारा सीखी गई क्रिया अधिक समय तक उसको याद में बनी रहती है। अतः करके सीखने में अधिगम की तीव्र गति से होती तथा बालक उसमें पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग यानी कहानी वाचना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। निम्नलिखित में इसका उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? यह पाठ को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है। सेकंड ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों में कहानी लेखन का कौशल विकसित करती है। यह विद्यार्थियों में सुनने का कौशल विकसित करती हैं। फोर्थ ऑप्शन है, विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकें। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक कक्षा 5 के शिक्षार्थी को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है, जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है। शिक्षक इस वीडियो के दर्शाए गए दृश्य पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं ताकि वे उनका ध्यान ले जा सकें। किस पे? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न सांकेतिक हैं। क्या है? बच्चों को क्या पता है उसका। सेकंड ऑप्शन है, बच्चों की याद करने की क्षमता का। दो ऑप्शन मिस हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। बच्चों को क्या पता है उसका। ऑप्शन नंबर यही इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। बच्चों को क्या पता है उसका, यानी कि बच्चा उसके बारे में कुछ बताना चाहता है कि उसको उस विषय से संबंधित कितनी जानकारी है।
फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, प्यारा प्यारा कमेंट करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और बेहतर और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।